हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 क्लास 9th साइंस का, जो कि चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। यहाँ से बहुत सारी आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। क्या तो पूरा हम रिवीजन यहाँ से आज करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन को हम समझेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारी चीज़ें आपको हम यहाँ से बताएंगे। ग्रेविटेशन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हम पहले बना चुके थे, अगर वो नहीं देखा तो जाके देख लें। अगर नहीं भी देखोगे तो भी काम चलेगा। यहाँ से हम पूरा चैप्टर आज एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आती है ग्रेविटेशन। कितने पार्ट हैं? इसके दो पार्ट हैं। पहले में पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका किस तरह से हमारा रिलेशन है अर्थ की ग्रेविटी को लेके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोट फोर्स, आर्कमिक प्रिंसिपल, इस तरह के कुछ टॉपिक हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता रहा है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? G m1 m2/r²। जी यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बताएंगे क्या होता है। m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये पूरा हमारा कंसेप्ट मैप है। क्या तो पूरा एक चैप्टर इतने ही में हमारा समेटा हुआ है ना। आर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मान के चलो कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसको हम पढ़ेंगे आर। एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो इसको पढ़े m1, इसको हम पढ़े m2। यहाँ से जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का W बराबर पढ़ते हैं m/g। m/g, जी क्या है? ग्रेविटी। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायोट फोर्स के बारे में। थ्रस्ट क्या है ना। थ्रस्ट को हम प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करें, तो P बराबर बनता है F/A, जो कि F क्या है? थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करेगा उसको हम पढ़ेंगे थ्रस्ट। P होगा प्रेशर, F होगा फोर्स या थ्रस्ट, A होगा एरिया। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होगी? कहे तो कैपिटल जी स्मॉल जी में रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा G इक्वल्स टू Gm/r²। where r is radius of earth, m is mass of earth and g is gravitational constant। वैल्यू ऑफ जी क्या बनेगी? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। शुरुआत करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इफ वी रिलीज ए स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम ए हाइट, इट एक्सीलरेट टुवर्ड अर्थ। द स्टोन इज व्हेन एक्सीलरेट टुवर्ड अर्थ मीन्स सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मान के चलो किसी पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से किसी हाइट से रिलीज कराएं। जब रिलीज कराओगे तो अपने आप बिना फोर्स अप्लाई किए क्या होगा? अर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो नीचे आ रहा है, तो कहने की फोर्स तो एक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स का नाम क्या है? द फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या करे? खींचे, पुल करे, जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ हमने लगा दिया, या किसी प्लानिट की बात करेंगे तो प्लानिट लगा देंगे। यह स्टोन आल्सो अट्रैक्ट अर्थ, और स्मॉल स्टोन भी क्या करेगा? अर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मतलब अगर मान लो चलो यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मान लो 1, ये मान लो 2, तो ये वाला क्या करेगा? 1 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और 2 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। कहते हैं इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स लगते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आइजैक न्यूटन इन 1687 proposed a law about the force of attraction between the two object universe, which is known as Newton's law of gravitation। तो इन्होंने क्या बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो और उनको किसी दूरी पर रखें। क्या तो एक हमारा मास है m1, दूसरा मास है m2, और इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या बना? d। तो यहाँ पर एक हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो काम करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास with a force which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या बनेगा, मतलब जो भी हमारा फोर्स होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमेशा मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली। जब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एफ डायरेक्टली m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, वेयर डी सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको कोई ये कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे जी, कैपिटल जी, वेयर जी इज ए कांस्टेंट एंड नॉन इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वैल्यू ऑफ जी कितनी वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप यूनिट यहाँ से निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो यहाँ से जी बराबर क्या मिलेगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2। अच्छा जरा देखो, फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से हो जाएगा m1 इंटू m2 मतलब केजी स्क्वायर। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो यूनिट बन गई। एक इसमें यूनिट होगी SI में, ध्यान रखना। इफ यूनिट ऑफ एफ इज इन न्यूटन, m इज इन किलोग्राम, d इज इन मीटर, देन यूनिट ऑफ g कैन बी कैलकुलेट एज। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता दिया मैंने। रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया कि मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। यहाँ पर हमारे दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, इक्वल लेकिन अपोजिट। तो यहाँ से जो F12 होगा बराबर किसका होगा, निगेटिव ऑफ F21, अगर हम वेक्टर लगा दें तो यही तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रहा है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी एक्सर्ट इक्वल इन अपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता रहा है कि हर एक मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा अट्रैक्टेड होगा। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन इन अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ, मीन्स अर्थ attract the stone, but according to Newton's third law of motion, the stone should also attract the earth. And really, it is true that stone also attract the earth with the same force, F बराबर ma. But due to very less mass of stone, the acceleration A is its velocity is 9.8 meter per second square, and the acceleration A of earth toward stone is 1.65 into 10 की पावर -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ निग्लिजिबल। अगर बच्चों हम यहाँ से बात करें कि हाँ अगर हमारे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर कुछ आपको अट्रैक्शन फोर्स दिखाई पड़ेगा। अब मान के चलो अर्थ हमारे क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और दूसरा स्टोन बहुत छोटा है, तो इसका मास कम होने की वजह से क्या है, ये जो है स्टोन खींच तो रहा है अर्थ को लेकिन फील नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि मास ये क्या है, कम, और अर्थ का मास क्या होता है, ज़्यादा। तो अर्थ क्या करती है, ये वाले को खींच लेगा, लेकिन ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा है क्योंकि इसका मास कम है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, तो ऐसा फोर्स जो बाइंड करके रखा है हम सबको अर्थ से ग्रेविटी की वजह से। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो भी मोशन हो रहा है अर्थ के चारों तरफ उनको क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ टाइड ड्यू टू मून इन द सी, तो सी में जो टाइड वगैरह होता है। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, अब आती बात फ्री फॉल की। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवार्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट रीचेस सर्टेन हाइट, तो एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। जैसे मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका ग्राउंड से, अब ये मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी बनेगी कितनी बनेगी, 0। फाइनाइट वेलोसिटी होगी, इनिशियल कुछ दे रखी होगी u,
इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, अब क्या होगा, ये नीचे आने लगेगा। जब वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा, अब ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा टुवार्ड अर्थ। इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट ऑन इट। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही वाला जो इन्फ्लुएंस है वो क्या पढ़ेंगे हम, फ्री फॉल। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज। यहाँ पर डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, जब भी फ्री फॉल होगा तो हमेशा नीचे आएगा, लेकिन वेलोसिटी लगातार क्या होगी, चेंज होगी। भाई यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो कंटिन्यूस चेंज होगा वेलोसिटी में वो किसकी वजह से होगा, वो जी की वजह से होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको हम जी से डिनोट करेंगे। इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होगी। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. It is represented by g and it always act toward the earth. Value of g on the earth surface क्या बनेगी, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं m बराबर जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एम ई है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। जैसे मान के चलो ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पर देखना है, तो ये एम मान लो, ये क्या है, एम ई। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी, आर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से निकाल सकते हैं। जब वो फ्री फॉल के केस में था, जब वो फ्री फॉल के केस में था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक हमारा वेट काम कर रहा होगा, कहें तो डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है, जो कि फोर्स होगा, इतने फोर्स से ये खींच रहा होगा। अब अर्थ भी क्या करेगी, इसको खींचेगी कितने फोर्स से, एफ जी की फोर्स से। तो एक हमारा फोर्स होगा एफ, कहें तो एम जी बराबर किसके बनेगा, जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर। जब यहाँ से हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा जी बराबर जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर जी की वैल्यू पता रहती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, सबको मालूम है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, स्क्वायर कर दो तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहें तो अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। तो रिलेशन तो आप देख पा रहे होंगे, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरी बात, डिफरेंस देख लो। इट्स वैल्यू इज 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या बनेगी, 9.8। यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू क्या बनेगी, 6.67 इंटू 10⁻11। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी हर एक जगह पर। इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। इसकी वैल्यू वेरी करेगी, जैसे जैसे जगह पर जाओगे ना, अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू चेंज होगी, अर्थ के अंदर जाओगे जी की वैल्यू चेंज होगी। इट्स यूनिट इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर कुछ सवाल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल को आप देख लेना और बैठ के ट्राई करना। F2 स्टोन ऑफ, पहला मास हमारा दे रखा है 150 ग्राम, दूसरा मास है 500 ग्राम। इनको ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से। विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट एंड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर एक 150 ग्राम का, एक 500 ग्राम का है, तो पहले कौन सा पहुँचेगा और क्यों पहुँचेगा। तो यहाँ पर जो रीजन होगा वो यही होगा, एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो स्टोन ऑफ मास 150 ग्राम 500 ग्राम विल रीच सरफेस टुगेदर। कहते जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जी की वैल्यू केवल और केवल डिपेंड करती है प्लानिट के मास पर और उसकी रेडियस पर, ना कि ऑब्जेक्ट के मास पर। तो इंडिपेंडेंट होता है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक।
तो इसलिए दोनों साथ साथ पहुँचेंगे। लिखा भी है इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको तब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो या फिर देख लो अगर पढ़ चुके हैं तो। जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ से कन्वर्ट कर देना है, ए की जगह रख देना है जी। ऐसे हम पढ़े थे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है, जी ए की जगह जी, एच की जगह एच, तो ये बन गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस टू जी टू ए एच। तो यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब मान के चलो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से फॉल हो रहा है, फ्री फॉल के केस में है, तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जीरो और आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, और हाइट मान के चलो कितनी है एच। तो यहाँ से बच्चों एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी सवाल आए, जब भी आप किसी ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव। जब नीचे आएंगे तो सारी वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो तुम्हारी हाइट हो। लेकिन जी की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव, जी हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव ऑलवेज, चाहे तुम ऊपर जाओ और चाहे तुम नीचे आओ। ठीक, तो जरा यहाँ से समझो, अगर मान के चलो आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से लगा दो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का टू जी एच, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, निगेटिव, जी हमेशा निगेटिव, एच की वैल्यू निगेटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जी की वैल्यू निगेटिव, एच की वैल्यू निगेटिव, तो बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, टू जी एच, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट के अंदर टू जी एच, रूट के अंदर टू जी एच। तो इस तरह से निकाल सकते हो आसानी से। अब मान के चलो यहाँ पे तो देखिए देवा ही रखा है ना, देखो माइनस माइनस सिंबल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, मास और देखो मैंने केवल ये बताया कि जब भी ऊपर जाओ तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, जब नीचे आओ सारी वैल्यू निगेटिव। जब ऊपर जाएंगे सारी वैल्यू पॉजिटिव, जब नीचे आएंगे सारी वैल्यू निगेटिव, और जी ऑलवेज निगेटिव। बस ये जब भी न्यूमेरिकल करो तो काम आएगा ये। अब जैसे यहाँ पर आपको फाइंड करना हो कि टाइम टेकन कितना लगा, टाइम, तो टाइम के लिए जानते हो क्या लगाओगे, टाइम के लिए यहाँ पर इक्वेशन लगा दो, आपको फाइंड करना कि टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो v की वैल्यू निकाल चुके हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो v बराबर लगा दो u प्लस ए टी। यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ से t बराबर क्या बनेगा, v अपॉन में g। ठीक है, v अपॉन में g, इस तरह से निकाल सकते हो। बच्चों बात करते हैं मास। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। जो भी मैटर का क्वांटिटी होगा, कंटेन होगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे, मास। मास इज स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो मास की कभी डायरेक्शन नहीं होती है, मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज रिटन इज शॉर्ट फॉर्म एज किलोग्राम। तो मास को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, किलोग्राम में, सिंबल क्या बनेगा, केजी। मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास कभी चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ अ बॉडी इज यूजली डिनोटेड बाई स्मॉल एम। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास कभी जीरो भी नहीं होगा। द फोर्स विद विच, वेट की बात करें, वेट, द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब भी मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है उसको हम पढ़ेंगे वेट। तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ते हैं, एम जी, ये हमारा कहने की फोर्स के बराबर है, तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हमारा वही होगा, जैसे मान के चलो मास हमारा 1 kg का है, तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होगा, 9.98 न्यूटन। मास और वेट में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है।
वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। जब भी मास को मेजर करेंगे तो इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेट जो है, वेट मास इंटू में एक्सीलरेशन या फिर m इंटू जी। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी टोटल क्वांटिटी होगी मैटर की जो ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट होगी उसको हम पढ़ेंगे मास। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ फोर्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितने फोर्स से अर्थ सरफेस अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को उसको हम पढ़ेंगे वेट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मास की वैल्यू हर एक जगह पर क्या रहेगी, सेम। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। वेट की वैल्यू हर एक जगह पर चेंज होती। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पेन और बीम बैलेंस। तो जब भी मेजरमेंट करोगे मास का तो या तो पेन का प्रयोग करो या बीम का प्रयोग करो। बीम जानते हो, इस तरह से बीम वगैरह लगाते हैं ना, घरों में लगते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करेंगे, मेजर करेंगे। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। जब भी जी की वैल्यू हो जाए जीरो तो मास की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन जब जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो वेट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। फैक्टर कौन कौन से होंगे जो जी के ऊपर डिपेंड करेगा, अफेक्ट करेगा। अर्थ इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अर्थ अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, अर्थ हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो जब भी पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। भाई यहाँ पर क्या, ये वाली रेडियस ज़्यादा ये वाली कम, तो यहाँ पर जी की वैल्यू होगी ज़्यादा, यहाँ पर जी की वैल्यू होगी कम। ठीक है। जब इट इन मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन वी कैन टेक जी ए कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ और क्लोजर टू इट। When we move away from the earth, we can use equation g बराबर gm/da स्क्वायर। जैसे मान के चलो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन। तो जी1 की वैल्यू हमने निकाल ली, जी2 हमारा ये। तो यहाँ पर इतनी गहराई पे जाओगे, खैर ये सिलेबस में नहीं है और हमने ये कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं पहले से, हाइट और डेप्थ वाले। तो ये न्यूमेरिकल कर लेना, कोशिश करना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ। मतलब वेट जो जितना अर्थ पर होगा उसका 1/6 कहाँ पर होगा, मून पर होगा। ठीक, तो कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, कैलकुलेशन भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ की बात करें तो इक्वेशन ये बनेगी, मून की बात करें तो इक्वेशन ये बनेगी। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, बनने के बाद क्या होता है, जो मास होता है अर्थ का मास वो 100 टाइम्स होता है ज़्यादा मून का, और रेडियस जो होती है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी, अर्थ की। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो कहने की आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। कह तो फोर्स जो होगा अर्थ पर वो 6 टाइम होगा किसका, मून का। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आती है। अब बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या है, तो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स काम करेगा हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर इंक्लाइंड है तो इसको हम थ्रस्ट नहीं पढ़ेंगे। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो एक करेगा किसी भी सरफेस के ऊपर उसको हम पढ़ेंगे थ्रस्ट। प्रेशर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि गलत है। फोर्स किसी एंगल से लग सकता है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ये जो फोर्स है वो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होगा जिसको पढ़ेंगे थ्रस्ट। फोर्स की यूनिट बनेगी न्यूटन और एरिया की यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट बनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल पढ़ते हैं। सीजीएस की बात करें, सीजीएस में तो सीजीएस में बनेगी बार, क्या बनेगी, बार। ठीक है, एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक पास्कल होता है 10 बार के इक्वल। ध्यान रखना, 1 पास्कल 10 बार के इक्वल होगा। फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड, प्रेशर किनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो पहला हमारा बना फोर्स, दूसरा बनेगा एरिया। फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, प्रेशर क्या है, एफ अपॉन में ए। फोर्स को बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें, द बेस ऑफ हाइट बिल्डिंग इज मेड वाइडर सो दैट
वेट ऑफ वॉल एक्ट ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस। तो जो भी घरों की नींव वगैरह होती है वो चारों तरफ खुदाई करके गाड़ी करी जाती है, क्यों? क्योंकि जो पूरा वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लार्ज एरिया में। स्कूल बैग आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप सो दैट द वेट ऑफ स्कूल बैग फॉल ओवर ए लार्जर एरिया ऑफ द शोल्डर एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर एंड बिकम लेस पेनफुल। तो स्कूल बैग की जो पट्टी होती है वो चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा वेट है वो ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लार्जर एरिया में। द ब्लेड्स ऑफ नाइफ आर मेड शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन अप्लाइंग फोर्स इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर इन कट द वेजिटेबल या ऑब्जेक्ट इजिली। तो जो चाकू वगैरह होता है वो क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड एंड दे एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड और गैस की बात करें तो ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर को लगा सकते हैं। बायोन्सी की बात करते हैं। बायोन्सी, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमर्ज इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोन्सी। इट एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुली या पार्शली सबमर्ज हमने कर रखा है किसी फ्लूइड के अंदर, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हमारा अपथ्रस्ट काम करेगा जो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं बायोन फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शली सबमर्ज करोगे किसी लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ, जो किसके द्वारा लगेगा, फ्लूइड के द्वारा। उसको हम पढ़ते हैं बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट। ये डिपेंड करेगा डेंसिटी के ऊपर। अगर डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की, अब ये डेंसिटी क्या है आगे हम पढ़ेंगे, पढ़ लो। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा फ्लूइड उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पतला होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जैसे पानी है, तो पानी में आयरन बॉल को डालो एकदम डूब जाएगी, यहाँ पर अपथ्रस्ट क्या होगा, कम लगेगा। अब भाई मान के चलो मरकरी है, तो मरकरी में आयरन बॉल को डालो तो क्या होगा, नहीं डूबेगी, यहाँ पर जो अपथ्रस्ट होगा ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो कौन कौन सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन और ग्रेटर देन बायोन्स फोर्स एक्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। मान के चलो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, और वेट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो कंडीशन हमारी फ्लोटिंग और सिंकिंग क्या बनेगी, या तो इसकी डेंसिटी कम हो जाए या तो अपथ्रस्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा हो जाए या अपथ्रस्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो बात एक ही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर बायोंट फोर्स एक्सिट बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा। अब वेट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और बायोंट फोर्स की वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। दैट इज वाई ऑल्फिन सिंक एंड बोट स्विप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसी वजह से क्या होती है, ऑल्फिन जो है या आयरन नेल है वो सिंक कर जाता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, कम। ठीक है, या कहें तो डेंसिटी क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है, या फिर वेट क्या होता है उसका ज़्यादा होता है पानी से। लेकिन वही बोट और शिप क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम समझेंगे इसको। अब डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम पढ़ते हैं डेंसिटी। इफ एम इज मास एंड बी इज वॉल्यूम देन डेंसिटी इक्वल क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा जा सकता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी। तो 1 लीटर है, 1 लीटर में अगर मान के चलो पहले तुमने पानी भरा, ठीक है, पहले पानी भरा तो पानी पता नहीं कितना आया, मान लो कितना आया, 1 किलो। अब इसके अंदर ऑयल भरोगे 1 किलो नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आ जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा जा सकता है वो कौन मेजर करेगा, डेंसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इट स्टेट दैट व्हेन आवर बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जब किसी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शियली सबमर्ज करोगे किसी फ्लूइड के अंदर, तो क्या होगा, उसके वेट में कमी आ जाएगी। मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट को हम डालें तो नीचे की तरफ वेट काम करेगा, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स। अब इसकी वेट में जो कमी आएगी वो किसके बराबर होगा, तो पहले मान के चलो जब हमारा एयर में रखा था तब वेट था कुछ और जब पानी में डाले वेट में कमी आ गई। अब जो वेट में कमी आई वो किसके बराबर होगी, जितना पानी यहाँ पर डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर, उसके वॉल्यूम की वेट के बराबर।
व्हेन अ बॉडी इमर्ज फुली और पार्शली इन फ्लूइड, जब भी किसी बॉडी को फुली या पार्शली इमर्ज करोगे लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंस अपवार्ड फोर्स, तो अपवार्ड फोर्स लगेगा जिसको हम पढ़ेंगे बाइंड फोर्स, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाई इट, मतलब जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा जिसके द्वारा उसकी वेट के बराबर। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ आर्किंग प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी को हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट सॉरी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो भी रिलेटिव डेंसिटी से मरकरी की निकाली तो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है 13,600 और अपॉन में पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1,000। तो यहाँ से इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी बनेगी 13.6। ठीक है। इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमेरिन। सबमेरिन और शिप को डिजाइन करने में प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर एंड इलेक्ट्रोमीटर आर मेड ऑफ ऑन द प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस के ऊपर ही हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर जो दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं, दूध हमारा कितना प्योर है इम्प्योर है। इट इज बिकॉज ऑफ द शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट इन वाटर वेरी स्मॉल पीस ऑफ आयरन सिंक इन इट। यही वजह है कि शिप क्या करता है, फ्लोट करता है, और स्टील क्या करती है, ये आयरन का बना होता है। स्टील फ्लोट इन वाटर वेरेज आयरन सिंक, है ना, आयरन सिंक करेगा। एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। रिलेटिव डेंसिटी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बता चुके थे, डेंसिटी जो सब्सटेंस की होगी। ठीक है। जैसे यहाँ से देखा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड हमें दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 19.3, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है